आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। पिछले सत्र में हमने यह बात किया था कि हिंदी साहित्य क्या होता है और हिंदी साहित्य रचना के विविध प्रकार क्या होते हैं। आज हम बात करते हैं कि हिंदी साहित्य समकालीन भारत में, हमारे प्रेजेंट टाइम में, हमारे वर्तमान समय में किस तरीके से एक्टिव है, किस तरीके से हमारे बीच मौजूद है और हम इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ और किस प्रकार से कर पाते हैं। तो बात वही है, साहित्य है क्या। साहित्य जो है वो एक रचना है जो व्यक्ति के अंदर से उपजती है और वो शब्दों और कलम के माध्यम से उसे पन्नों पे उतारता है। तो साहित्य जो है, कहानी, कविताएं, वो आज हर जगह देखने को मिलती हैं। हम फिल्में देखते हैं, उसमें कहानी होती है, कहानी जो है साहित्य होता है। उसमें गाने होते हैं, गाने के जो लिरिक्स होते हैं, जो बोल होते हैं, वो एक तरीके की कविता होती है, वो भी साहित्य है। उसके अलावा हम अखबार पढ़ते हैं, समाचार पत्र, रोज सुबह वो जो पूरे 20 पन्नों का, 22 पन्नों का समाचार पत्र होता है, वो पूरा का पूरा साहित्य है। उसके अंदर साहित्य की जो रचनाएं हैं, उसके विविध प्रकार हमें एक ही समाचार पत्र में मिल जाते हैं। उसमें खबर मिलता है, रिपोर्टाज मिलता है, शनिवार और रविवार को उसमें रेखा चित्र भी मिल जाता है, उसमें चुटकुले मिलते हैं, कहानियाँ मिलती हैं, खबर मिलते हैं। इसके अलावा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू मिलते हैं। तो कभी कभी पत्र भी मिल जाते हैं। तो समाचार पत्र जो है वो भी एक साहित्य का हिस्सा है। उसके अंदर जितनी लेखनी होती है वो एक साहित्य का हिस्सा है। फिल्में जो है हमारी, वो साहित्य का हिस्सा है। जो गाने हैं हमारे, वो साहित्य के हिस्से हैं। जो कविताएं लिखी जाती हैं, कविताओं की किताबें, कहानियों की किताबें, उपन्यास होते हैं, नॉवेल्स होते हैं, ये सभी जो हैं वो साहित्य है। और हिंदी भाषा में जो ये चीज़ें होती हैं वो हिंदी साहित्य है। तो हिंदी साहित्य कितने बड़े स्तर पे आज हमारे बीच मौजूद है, यह जानने के लिए हमें कहीं दूर देखने की ज़रूरत है नहीं। हमारे घर अखबार आता है, हमारे घर किताबें मौजूद होती हैं, कविताएं सुनते हैं, हम फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, ये सभी साहित्य का हिस्सा है। अब हमारे मन में यह बात आती है कि ये जो साहित्य रचना हो रही है, ये आखिर में करता कौन है। हमारे आसपास इतना साहित्य मौजूद है, ये लिख कौन रहा है। तो ये हमारे आपके तरह ही कुछ लोग हैं जो लिखा करते हैं इसे। इसके लिए किसी ने कोई डिग्री नहीं ली है। जो साहित्य है वो हमारे मन के भीतर से निकलता है। इसको लिखने के लिए हमें किसी डिग्री की ज़रूरत है नहीं। इसे लिखने के लिए हमें केवल अच्छी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। यानी अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं तो आपको अच्छा पढ़ना होगा, और अगर आप अच्छा बोलना चाहते हैं तो आपको अच्छा सुनना पड़ेगा। तो आप जितना अच्छा पढ़ेंगे, जितनी अच्छी किताबें पढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे, आप उतना अच्छा साहित्य लिख सकते हैं, आप उतनी अच्छी रचनाएं कर सकते हैं। अब रचनाएं किस प्रकार से होंगी? आप कविताएं लिख सकते हैं, कहानियां लिख सकते हैं। मैं खुद कुछ कविताएं लिखता हूं, मैं खुद पंक्तियां लिखता हूं, दोहे लिखता हूं, मैं कहानियां भी लिखता हूं, मैंने रिपोर्ट्स भी लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार जो है कोई भी व्यक्ति ये सारे काम कर सकता है, बशर्ते कि बस वो पढ़ता क्या है उस पर ज़्यादा ध्यान दे और शब्दों को अपने सोच के साथ जोड़ना सीख ले। साहित्य हमारे मन में चल रही बातें हैं जिन्हें हम शब्दों में पिरो करके और पन्नों पे उतार देते हैं, बस। तो हमारे मन में बहुत सारे ख्यालात हमेशा मौजूद होते हैं। जैसे रस को पढ़ते हुए हमने ये जाना था कि हमारे मन के भीतर अनेकों भाव हैं। अगर हम कोई चीज़ बुरा देखेंगे तो हमारे मन में घृणा पैदा होगी, हमारे मन में गुस्सा आएगा। उसी तरह अगर हम कोई गंदगी देखते हैं तो हमारे मन में घृणा आती है। कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो मन खुश होता है। अगर किसी नायक नायिका के प्रेम को देखते हैं तो हमारे मन में जो है प्रेम भाव उत्पन्न होता है। तो ये सारे भाव हमारे अंदर पहले से मौजूद होते हैं, बस उस कालखंड में किसी व्यक्ति विशेष के कारण या किसी ऐसे सीन को देख करके, सुन करके, समझ करके हमारे मन के ये जो भाव हैं वो बाहर आ जाते हैं। उसी प्रकार जो लेखनी है वो भी हमारे मन के अंदर मौजूद है, वो हमारे ही विचार हैं, बस वो कभी कभी किसी बाहरी फोर्स के कारण, किसी बाहरी दबाव के कारण या फिर आंतरिक दबाव के कारण वो बाहर निकल जाते हैं। और अगर उन्हें हम संगठित कर लें, संगठित करके एक जगह इकट्ठा कर लें, कुछ शब्दों में पिरो दें, कुछ उसे सजा दें, कुछ आभूषित कर दें, तो वो एक साहित्य बन जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि साहित्य लेखन एक प्रकार की कला है, और यह कला कोई भी अपने अंदर विकसित कर सकता है, कोई भी डेवलप कर सकता है। बस आपका मन होना चाहिए, आपको लिखने के प्रति एक जागरूकता होनी चाहिए, वो एक फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ मुझे लिखना है, तो आप लिख सकते हैं। थोड़ी बहुत मदद की ज़रूरत होगी, आप एक अच्छे लेखक बन सकते हैं, आप एक अच्छे कवि बन सकते हैं। अब साहित्य लेखन जरूरी क्यों है? ये सिर्फ एक शौक है या ज़रूरत भी है? तो कुछ विद्वानों ने माना है कि साहित्य लेखन की जो परंपरा है ये सबके अंदर होनी चाहिए।
आप कुछ ना भी लिख रहे हो तो कम से कम अपनी डायरी जरूर लिखें। डायरी भी एक तरीके की साहित्य लेखन है। कई ऐसे बहुत ही बड़ी हस्तियां हुई हैं जिनकी डायरियां बाद में छपी हैं। हेलन किलर की डायरी छपी हुई है। तो डायरी जो है, डायरी लेखन, ये बहुत ही व्यक्तिगत चीज है, परंतु यह एक साहित्य का हिस्सा है। दूसरी बात, जब आप लिखते हैं तो अपने मन का बोझ जो है उसे हल्का कर लेते हैं। अगर कविता लिख रहे हैं, आपने कोई चीज देखी, उससे आपका मन विचलित हुआ, तो आप पूरे दिन परेशान रहेंगे। परंतु जब आप उसे कलम के माध्यम से एक चरणबद्ध तरीके से पन्नों पर उतार लेते हैं तो आपका मन हल्का होता है। साथ ही साथ आपके अंदर एक कला भी विकसित होती है। तो लेखनी जो है वो अत्यंत आवश्यक है। अगर आप खुशी में हैं, आप गम में हैं, आपको किसी चीज़ का शौक है या आप परेशान हैं, तो आपका वो साथी हो सकता है, आपका वो मन हल्का कर सकता है। तो आगे बढ़ते हुए जो भी साहित्य परंपराएं हैं, जो साहित्य लेखन की परंपराएं हैं, उनको हम अपने जीवन में कैसे उतारें, कैसे अपनाएं, हम कैसे लिखें, इसके ऊपर चर्चाएं करेंगे। साथ ही मैंने कैसे लिखा, मैंने किस तरीके से इसे अपनाया, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो आज हम इसी शैलियों की, इन्हीं शैलियों में से, इन्हीं लेखन परंपराओं की शैलियों में से एक शैली जो पत्र लेखन की है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कविताएं, कहानियाँ, रिपोर्टाज, रेखाचित्र, यात्रा संस्मरण, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं पत्र लेखन से। पत्र आखिर है क्या? पत्र जो होता है वो हम किसी अपने जानकार को, अपने परिवार वालों को लिखते हैं, या फिर किसी सरकारी अधिकारी को या किसी भी अन्य अधिकारी को लिखते हैं अपनी बातों को उन तक पहुंचाने के लिए। पहले के ज़माने में फ़ोन्स नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, हम फ़ोन नहीं कर पाते थे, तो एक दूसरे से संबंध स्थापित करने के लिए भी पत्रों का लेन देन हुआ करता था। हालांकि आज के समय में बहुत तेज़ हो गई हैं संचार के माध्यम, मीडिया है, अभी फ़ोन्स हैं हमारे पास, टेलीफोन आया, फिर मोबाइल फ़ोन आ गया, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, सब कुछ है। तो अब पत्र लेखन की चलन जो है अनौपचारिक रूप से कम हुई है, पर औपचारिक रूप से अभी भी इसका महत्व उतना ही है। तो हमें पत्र लेखन की कला पता होनी चाहिए। पत्र लेखन जो है वो बहुत आवश्यक चीज़ है। जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम औपचारिकताओं को अपनाते हैं और एक औपचारिक जीवन में जब प्रवेश करते हैं तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाती है। औपचारिक माने ऑफिशियल। जैसे जैसे हम बड़े होंगे, हम अनेक तरीके के काम करेंगे, हम कहीं जॉब लेंगे, हम किसी संस्था में काम कर सकते हैं, या एक समाज सेवी भी अगर कुछ काम कर रहा है, उसे सरकारी काम करना हो सकता है, तो हर जगह पत्र की ज़रूरत होती है। आप पत्र के माध्यम से ही अपनी बातें किसी और तक पहुंचाते हैं। तो आइए इस पत्र के ऊपर आगे चर्चा करते हैं। पत्र क्या है यह हमने बात कर लिया। अब बात करते हैं पत्र होते कितने प्रकार के हैं। तो पहला जो प्रकार है इसका, वह है अनौपचारिक पत्र। और जो दूसरा है वह है औपचारिक पत्र। तो पत्र क्या होता है वो हमने जाना। हम अपनी बातों को जब दूसरों तक पहुंचाते हैं एक लेखन के माध्यम से, उसे चरणबद्ध और एक सुसज्जित रूप में, उसे हम पत्र कहते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक यानी अनऑफिशियल, अंग्रेजी में इसे हम अनऑफिशियल कहते हैं। अनऑफिशियल यानी ये हम अपने रिश्तेदारों को, अपने घर के लोगों को लिखते हैं। हम वैसे लोगों को लिखते हैं जिन्हें हम पहचानते हैं, हमारे जो निजी होते हैं, जो करीबी लोग होते हैं। और अनौपचारिक पत्र, जो औपचारिक पत्र है, वो हम किसी पद पर बैठे व्यक्ति के लिए लिखते हैं जिन्हें हम नहीं जानते। वो सरकारी व्यक्ति हो सकता है, वो व्यावसायिक हो सकता है, वो हमारे प्रधानाचार्य हो सकते हैं स्कूल के, कॉलेज के, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी पद पे बैठा हो और हमें उससे कार्य हो, हम उसके पास औपचारिक पत्र लिखते हैं। वहीं अनौपचारिक पत्र परिवार वालों के लिए लिखा जाता है। दोनों की लेखन शैली थोड़ी अलग है। इसकी लेखन शैली के ऊपर अब हम चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने जाना, अनौपचारिक पत्र जो है वह हम अपने संबंधियों को लिखते हैं, अपने निजी व्यक्तिगत रूप से जो जानने वाले लोग हैं उनको लिखते हैं। तो अनौपचारिक पत्र का जो प्रारूप है उसमें सबसे पहले हम पता लिखते हैं, पता प्रेषक का। जो प्रेषक का पता है जो है
इसका अर्थ है जो पत्र लिख रहा है। अगर मैं पत्र लिख रहा हूं तो मैं अपना पता लिखूंगा। यहां पर जिसके द्वारा पत्र लिखा जा रहा है उसका पता लिखा जाता है। इसके नीचे लिखी जाती है तारीख। यानी जिस तारीख को पत्र लिखा गया है, हो सकता है पत्र पहुंचने में 3-4 दिन का समय लगे, तो यह पत्र किस तारीख को लिखा गया था वो तारीख हम यहां लिखते हैं। इसके बाद आता है संबोधन। संबोधन का अर्थ होता है आप किसी को किस तरीके से बुला रहे हैं। जैसे अगर माता पिता को हम पत्र लिखेंगे तो लिखेंगे पूज्य माता जी, पूज्य पिताजी, या आदरणीय। अगर हम अपने बड़ों को लिख रहे हैं, अपने उम्र के लोगों को लिख रहे हैं, दोस्तों को, भाई बहनों को, तो हम प्रिय शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो जो कुछ संबोधन के शब्द हैं वो हैं प्रिय, आदरणीय, पूज्य आदि। इस प्रकार के अन्य संबोधन के शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है नमस्कार। आप नमस्कार लिख सकते हैं, चरण स्पर्श लिख सकते हैं, प्रणाम लिख सकते हैं। यानी संबोधन के बाद एक ग्रीटिंग होनी चाहिए कि आप किसी से मिलते हैं तो हाय हेलो करते हैं। उसी प्रकार से पत्र में भी ये लिखा जाता है। इसके बाद मुख्य भाग शुरू होता है पत्र का। उस मुख्य भाग में सबसे पहला जो हमारा होता है उसमें हम कुशल मंगल पूछते हैं। पत्र का मुख्य भाग शुरू होता है जो कि 2-3 पैराग्राफ्स तक लिखे जाते हैं। 2-3 जो उसके छंद होते हैं, छंद कह सकते हैं हम, उसे अलग अलग तरीकों से लिखा जाता है। जिसमें पहले पैराग्राफ में हम लोग कुशल मंगल के बारे में बात करते हैं। यानी हम सकुशल हैं या नहीं और सामने वाले की सकुशलता है या नहीं, इसके बारे में हम पहले पैराग्राफ में लिखते हैं। उसके बाद के पैराग्राफ्स में फिर हम जो भी बात करने के लिए, जिस भी बात के लिए हम पत्र लिख रहे हैं, हम उसके ऊपर आ जाते हैं। तो मुख्य भाग जो है वो आप किसे पत्र लिख रहे हैं और उस पत्र में क्या कहना चाहते हैं वो सब यहां लिखा जाएगा। उसके अलावा ये प्रारूप होता है और अंत में हम वो अपना जो है प्रेम उन तक पहुंचाते हैं नाम और हस्ताक्षर के थ्रू। आपका, आपकी, अपना, आपकी, तुम्हारा या तुम्हारी, इस प्रकार के संबोधन के साथ हम अपने पत्र को खत्म करते हैं और नीचे अपना नाम और हस्ताक्षर डालते हैं। हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर। तो हम अपना नाम और सिग्नेचर लास्ट में लिखते हैं इस संबोधन के साथ खत्म करते हुए। तो यह हो गया औपचारिक अनौपचारिक पत्र का एक प्रारूप, जो कि हम अपने किसी भी संबंधी, सगे संबंधी, मित्र, परिवार आदि के लोगों को लिखते हैं। सबसे पहले अपना पता, प्रेषक का पता, फिर तारीख, तारीख के बाद जिसे लिख रहे हैं उनको संबोधित करेंगे, पूज्य, आदरणीय, प्रिय, माताजी, पिताजी, दोस्त, संबंधी, जिनका भी जो भी नाम लिख सकते हैं हम इसके बीच में, भाई बहन। उसके बाद नमस्कार, चरण स्पर्श, प्रणाम आदि संबोधन के जो तरीके हैं, जो ग्रीटिंग के तरीके हैं, उनका इस्तेमाल। फिर मुख्य भाग में सबसे पहले कुशल मंगल पूछेंगे। उसके बाद जो बात करनी है वो बातें लिखेंगे, 2 से 3 पैराग्राफ, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब जो अनौपचारिक पत्र है इसकी लंबाई जो होती है, जो मुख्य भाग की, वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 3 पैराग्राफ में ख़त्म हो जानी चाहिए। इसके अलावा जो भाषा है वो बहुत ही सरल होनी चाहिए ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए। आप अगर बहुत बड़ा लिख देंगे तो हो सकता है बातें मिस आउट हो जाएं। इसलिए बहुत ही छोटे समय में, बहुत ही छोटे तरीके से अपनी सारी बातें उन तक पहुंचा भी दें और बहुत कठिन शब्दों का इस्तेमाल भी ना हो। इस बात का हम अनौपचारिक पत्र में ध्यान रखते हैं। अब बढ़ते हैं हम औपचारिक पत्र की ओर। औपचारिक पत्र के कुछ प्रकार भी माने गए हैं, जिसमें पहला है प्रार्थना या फिर आवेदन। ऐसे पत्र जिनके माध्यम से हम अपना आवेदन कहीं जमा करते हैं, नौकरी के लिए हो गई या विज्ञापन के लिए हो गया, या फिर कोई पत्र अखबार में छपवाना हो,
अपने प्रधानाचार्य को लिख रहे हो, तो वो सब प्रार्थना और आवेदन पत्र में आ जाते हैं। दूसरा जो है वो है संपादकीय पत्र। संपादकीय पत्र जो है वो हम किसी भी समाचार पत्र के संपादक को लिखते हैं। वो शिकायत करते हुए हो सकता है, वो अपने क्षेत्र के किसी विशेष भाग पर ध्यान देने के लिए हो सकता है, किसी विशेष क्षेत्र पर लिखा गया आपका कोई आर्टिकल छपवाने के लिए हो सकता है, या फिर किसी शिकायत को दर्ज कराने के लिए भी संपादकीय पत्र लिखे जाते हैं। संपादक के पास अगर आप किसी घटना के बारे में शिकायत करना चाहते हैं, या आपके आसपास कुछ ऐसे घटित हो रही हैं चीज़ें जो अखबारों तक नहीं पहुंच पा रही, आपको वो उस तक पहुंचाना है, तो भी आप संपादकीय पत्र का इस्तेमाल करते हैं। या फिर आप जिस पत्र का इस्तेमाल उस समय में करते हैं उसे हम संपादकीय पत्र कहते हैं। इसके बाद तीसरा तरीका है वो है कार्यालयिक। यानी जो भी कार्यालय से जुड़े कार्य हैं, जो भी सरकारी काम है, उसे हम कार्यालयी पत्र के नाम से जानते हैं। चौथा है व्यावसायिक। कार्यालय का मतलब ऑफिस होता है, तो ऑफिशियल लेटर्स, और व्यवसाय का मतलब होता है बिजनेस, तो बिजनेस लेटर। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं या व्यवसाय करते हैं आप, तो आप अपने कस्टमर से या फिर जहां से आप सामान लेकर के आते हैं उनको जो पत्र लिखेंगे उसे हम व्यावसायिक पत्र के नाम से जानते हैं। व्यावसायिक पत्र में हम सामान खरीद बिक्री के बारे में भी लिखते हैं, और सरकारी पत्र जो है वो हम कार्यालयी पत्र के अंतर्गत लिखते हैं या फिर आवेदन पत्र के अंतर्गत भी लिखते हैं। तो जितने भी तरीके के पत्र लिखे जाते हैं वो मुख्यतः इन 4 भागों में बांटे जा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं औपचारिक पत्र के प्रारूप के ऊपर, कि आखिर में औपचारिक पत्र का प्रारूप क्या होता है। अनौपचारिक पत्र की तरह ही सबसे पहले हम प्रेषक का पता लिखते हैं। प्रेषक का पता कागज के बाईं ओर पे सबसे ऊपर में लिखा जाता है। इसके बाद लिखी जाती है तारीख, वो तारीख जिस तारीख को वो पत्र हम या आप लिख रहे हैं। तारीख के बाद आता है सेवा में। चूंकि हम औपचारिक पत्र लिख रहे हैं, किसी ना किसी एक ऐसे व्यक्ति को लिख रहे हैं जो किसी पद पे विराजमान है, तो उसके लिए हम सेवा में का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम उस अधिकारी का नाम एवं पदनाम लिखते हैं। नाम ना भी लिखें तो हम पदनाम का इस्तेमाल करते हैं। पदनाम, और पदनाम के साथ साथ वो व्यक्ति जिस जगह पे कार्यरत है उसका पता लिखते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए हम किसी संपादक को पत्र लिख रहे हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे संपादक महोदय, उसके नीचे जिस भी न्यूज़पेपर के लिए लिख रहे हैं, एबीसी अखबार पत्र, एबीसी समाचार पत्र, और जिस जगह के लिए लिख रहे हैं, मान लीजिए कि हम पटना में लिख रहे हैं तो पटना और पटना का पिन कोड, ताकि वो पत्र जो है उस संपादक के ऑफिस तक पहुंच जाए। वो जिस ऑफिस में बैठता है, जिस कार्यालय में बैठता है, उसका पता होना चाहिए। वहीं अगर हम अपने प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो हम स्कूल कॉलेज का नाम लिखेंगे। अगर हम किसी बिजनेसमैन को लिख रहे हैं, एक व्यवसायिक पर्सन को लिख रहे हैं, व्यावसायिक व्यक्ति को लिख रहे हैं, तो हम उसके दुकान का यहाँ पर एड्रेस देंगे, उसके दुकान का पता देंगे, उसके ऑफिस का पता देंगे। तो यहाँ पे वो पता होगा जिस व्यक्ति को लिखा जा रहा है उसके ऑफिस का पता, वो जिस पद पे बैठा है वो उस पद का कार्यालय कहाँ पर है उसका पता हम यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद तो पदनाम में एक जो है संपादकीय हो सकता है, या फिर कोई सरकारी अधिकारी हो सकते हैं, बिजली विभाग के हो सकते हैं, पुलिस अधिकारी हो सकते हैं। तो पदनाम और उनका कार्यालय का पता। इसके बाद आता है विषय। विषय यानी कि आप वो पत्र जो है क्यों लिख रहे हैं, आपका मोटिव क्या है, कारण क्या है लिखने का, वो आता है आपके विषय में। अगर विषय मजबूत होगा, यानी विषय पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है। विषय बहुत छोटा होना चाहिए, बिल्कुल एक वाक्य होना चाहिए। कोशिश करें हम ऐसा कि एक सिंगल वाक्य हो, एकल वाक्य हो,
उस वाक्य में इतनी गुणवत्ता होनी चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए कि पढ़ने वाला एक बार में पढ़े तो उसे पूरे उसका जो सार है वो समझ में आ जाए, जो समरी है कि आखिर में इस पत्र में आगे कहा क्या गया है। अगर आपका विषय क्लियर नहीं होगा तो हो सकता है कि पूरा पत्र ना पढ़ा जाए, क्योंकि एक औपचारिक कार्य है, किसी भी कार्यालय में बहुत सारे पत्र पहुंचते हैं, तो उन सभी पत्रों में से आपका पत्र क्यों पढ़ा जाए। इसके लिए विषय का साफ सुथरा और मजबूत होना बहुत आवश्यक है। विषय के बाद हम लिखते हैं महोदय या महोदया। फिर वही बात आती है कि हम किसी पद पर बैठे व्यक्ति को लिख रहे हैं, इसलिए इस तरीके का संबोधन जरूरी है। और इसके बाद फिर हम अपने मुख्य भाग पे आ जाते हैं, जिसमें कि हम जो बात कहना चाहते हैं वो लिखते हैं। मुख्य भाग लगभग 3 पैराग्राफ का लिखना चाहिए हमें, बहुत लंबा ना हो, क्योंकि औपचारिक पत्र है। आपकी अगर वो पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर जो मोटिव है वो खत्म हो जाएगा। जिस विचार से आप लिख रहे हैं, जिस कार्य को करने के लिए आप इस तरीके का पत्र लिख रहे हैं, वो कार्य हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हमें इसे बहुत छोटा और सरल भाषा में लिखना चाहिए। इसके बाद अंत जो है वो हम भवदीय लिख के करते हैं। भवदीय भी एक प्रकार का संबोधन है, और भवदीय के बाद हम अपना नाम और हस्ताक्षर डालते हैं। तो यह प्रारूप हो गया औपचारिक पत्र का। सबसे पहले पता प्रेषक का, यानी जो पत्र लिख रहा है, उसके बाद तारीख, तारीख के बाद सेवा में जिसे लिखा जा रहा, जहां वो व्यक्ति बैठता है उसका कार्यालय का पता, उसके बाद विषय, विषय पे हमें बहुत जोर देना होता है। उसके बाद महोदय महोदया के साथ संबोधन के साथ हम पत्र की शुरुआत करेंगे। उसके बाद भवदीय, अंत में हम भवदीय के बाद नाम और हस्ताक्षर के साथ खत्म करेंगे। इन सभी चीज़ों के बीच ये जितने भी पार्ट्स हैं एक एक, इनके बीच एक एक लाइन का हम गैप छोड़ते हैं। तारीख के बाद सेवा में ये पूरा एक साथ, फिर एक लाइन का गैप विषय, एक लाइन का गैप महोदया, और इसके तुरंत नीचे की लाइन के साथ हम ये चेंज कर देते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ ध्यान देने वाली है कि जहां हम पैराग्राफ चेंज करते हैं वहां पे हमें एक लाइन छोड़ना होता है। उससे जो है पत्र दिखने में सुंदर लगता है और पढ़ने में आकर्षित लगता है। जैसे हम मान लेते हैं कि ये जो है हमारे पन्ने का लाइन है, तो अगर हमारा इस लाइन में मुख्य भाग का पहला पैराग्राफ खत्म होता है तो हम एक लाइन यहाँ छोड़ेंगे और उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो ये होता है पूरा औपचारिक पत्र का प्रारूप। औपचारिक पत्र में एक दो चीज़ें और ध्यान देने योग्य हैं कि अगर हम अपने प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं पत्र, तो उसमें प्रेषक का पता न भी लिखें तो चलेगा, और तारीख को जो है हम विषय के नीचे भी डाल सकते हैं। दूसरा चीज़, अगर हम किसी नौकरी के लिए आवेदन डाल रहे हैं तो उसमें मुख्य भाग के पहले जो पैराग्राफ होगा, जो पहला पैराग्राफ होगा, उसमें हमें उस विज्ञापन के बारे में लिखना होगा जिसे देखने के बाद हम इस नौकरी के लिए आवेदन दे रहे हैं। उसी प्रकार अगर व्यावसायिक पत्र है तो मुख्य भाग में आपको कितना सामान मंगाना है, उसके रेट्स क्या हैं, इन तरीके की चीज़ें भी लिखते हैं। और इसके अलावा अगर आप कहीं से किताबें मंगा रहे हैं तो आपको कौन से पब्लिशर की किताब चाहिए, उन सब की डिटेल जो है वो आप मुख्य भाग में डाल करके रखते हैं। यानी अगर विज्ञापन के बारे में लिखना है तो सबसे ऊपर लिखेंगे, और बाकी चीज़ों के बारे में जो लिखना है तो हम अंतिम पैराग्राफ में लिखेंगे। इस प्रकार औपचारिक और अनौपचारिक पत्र का प्रारूप पूरा खत्म हो गया। आगे के वीडियोज़ में हम कुछ औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के साथ आएंगे और इसके ऊपर थोड़ी और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।